हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, और यहाँ तक हमने किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरी प्रकार की विधि, जो कि होगी आपकी वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपके मन में डाउट उठे उस डाउट को एज अ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए समझते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका क्या होता है। तो इस मेथड को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेके समझाने का प्रयास करूंगा। और समझिए, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 5x + 3y इज इक्वल्स टू 35 और 2x + 4y इज इक्वल्स टू 28 को आपको क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी इक्वेशन को आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना हो तो सबसे पहला काम आपको दिए गए समीकरण को, पहले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में, और दूसरे इक्वेशन को आपको a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में लिख देना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को इस टर्म में बनाएंगे। तो यहां से अपने को जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 5x प्लस 3y का प्लस 3y, और प्लस 35 का साइड चेंज करूंगा, -35 बराबर कितना, 0। और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इस फॉर्मेट में बना लेंगे तो ये आपका पहला समीकरण। और दूसरे समीकरण को जब आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के टर्म में अरेंज करेंगे तो उस कंडीशन में आपका बनेगा 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आगे की क्लास में यानी क्लास 12 में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक। क्या पढ़ेंगे? सारणिक। हल्का सा मैं यहाँ पर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का यूज करूंगा, डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स हालांकि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपके काम की बात को बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका को क्या करना है कि यक्स लिख लेना है और वाई लिख लेना है, और इसी तरीके से आपको एक लिख लेना है, ठीक है। समझिए, अभी अगर मैं सारणिक के साइन की बात करूं तो इसको दो खड़ी लाइंस के बीच में लिखा जाता है। ये आपका सारणिक का क्या है? आप कहेंगे ये सारणिक का चिन्ह है, ठीक है। तो अभी इन यक्स के नीचे आपको क्या लिख देना है, इन सारणिक को बना देना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अवयव लिखेंगे जो इसके भीतर लिखे जाएंगे। और ध्यान दीजिए, जैसे कोई सारणिक होता है इसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इनके अवयव ए बी और सी डी, ठीक है। ये आपका रो कहलाता है और ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉलम। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉलम। और जो आपकी क्षैतिज रेखा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पर अपने को जो यक्ष के अवयव लिखने हैं ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको अवयव लिखते समय क्या करना है, जैसे मुझे यक्ष का अवयव लिखना है मेरे भाई, ठीक है। तो यक्ष वाले टर्म को मैं क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और यहां से पहले y का अवयव और फिर C1 y का गुणांक, और फिर जो कांस्टेंट वैल्यू है आप उसको लिखेंगे। चलिए लिख के बताते हैं, ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यक्ष का अवयव लिख रहे हैं। तो यक्ष के अवयव को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे यानी क्लोज कर देंगे। तो आगे आपका पड़ेगा क्या, 3 - 35। तो 3
-35 और यहाँ पर आपका बचेगा 4 माइनस 28, 4 माइनस 28। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यक्स के बाद आपका वाई का गुणांक आ रहा है, तो आपको इसी पैटर्न पे ही चलना है, ये प्रारूप नहीं चेंज करना है, ठीक है। यानी यक्स के बाद आपका वाई आ रहा है तो वाई ही चलेगा, ठीक है। ये मतलब एक पर्टिकुलर रूल है, आपको इसी रूल को फॉलो करना है। और वाई के बारे में अगर बात करें, हमको वाई का गुणांक मान लीजिए लिखना है, तो वाई का गुणांक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वाई वाले पद को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अभी वाई के बाद आपका देखिए पहले कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो पहले आप लिख लीजिए माइनस का 35, माइनस का 35, और इसके बाद जाएंगे तो आपको यक्स का गुणांक मिलेगा +5, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 28, और फिर यक्स का गुणांक कितना, 2। और अब जब आप कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, तो 1 का जब आप अवयव लिखेंगे तो सबसे पहले यक्स के गुणांक में आएंगे, तो यक्स का गुणांक आपको होगा 5 और वाई का गुणांक होगा कितना, 3। इसी प्रकार से यक्स का गुणांक कितना होगा, यानी C2 में आप लिखेंगे, C2 मतलब R2 रो 2 में लिखेंगे आप 2, और यहाँ पर वाई का गुणांक कितना, 4। ठीक है, बात समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए हैं तो समझिए, आपको मैं और यहाँ एक बात बता दूं। देखिए, अगर हम बात करें A1 कितना था, A1 था, B1 था और C1 था। यहाँ पर आपका A2 था, B2 था और C2 था। ध्यान दीजिए, जब आप ये आपका यक्स का गुणांक है, बोलिए हाँ कि नहीं, ये आपका वाई का गुणांक था और ये आपका कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को हमने 1 कह दिया। तो जब आप यक्स लिखेंगे, यक्स का गुणांक लिखेंगे, तो पूरा का पूरा यक्स वाला रो आपका छूट जाएगा और यक्स वाला आपका पूरा का पूरा कॉलम छूट जाएगा। तो मतलब B1 लिखा हूँ, C1 लिखा हूँ, ध्यान दीजिए क्या लिखा हूँ, B1 लिखा हूँ, C1 लिखा हूँ, और उसके बाद हमने B2 लिखा है, C2 लिखा है, B2 4 लिखा है और C2 माइनस 28 लिखा है। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जब आप y का कोफिशिएंट लिखेंगे, समझिएगा, जब आप y का कोफिशिएंट लिखेंगे तो y वाला रो, यानी वो रो जिस पर y आपका एग्जिस्ट करता है, वो आपका हट जाएगा और y वाला आपका कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहां से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, y का गुणांक लिख रहे हैं तो पहले यहां से आएंगे, ना कि आप पहले A1 लिख दीजिए फिर C1 लिख दीजिए, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझिएगा। अभी मैं कह रहा हूं आपको पहले क्या लिखना है, C1 लिखना है। तो पहले हमने C1 देखिए -35 लिखा, फिर आपको C2 लिखना है, -28 लिखा, फिर A1 लिखना है यानी 5 लिखा, और फिर A2 लिखना है यानी कि 2 लिखा। कोई दिक्कत? और इसी तरीके से जब आप बात करेंगे तो अभी ध्यान दीजिएगा, ये आपका B1 था, ठीक है, क्या था, A1 B1। अभी जब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का अवयव लिखेंगे, तो जिस रो पर आपका कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप ड्रॉप करेंगे, यानी R1 पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, और ये आपका C3 में है तो पूरा का पूरा C3 क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचा कितना, A1 B1 A2 B2। तो पहले आपको A1 लिखना है, फिर B1 लिखना है, तो 5 3 लिखा हूँ, ठीक है, और फिर आपको A2 B2 लिखना है, 2 4 लिखा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, और एक दो प्रश्न आप करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा ये, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जैसे कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, समझिए मैं आपको और बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट्स है A1 B1 A2 B2, तो इसका जो हल होता है, आप किसी भी सारणी को जब हल करेंगे तो हल करने के लिए देखिए, सबसे पहला आप जो A11 है, A11 मतलब इसको आप A11 A12 A21 A22 बोलते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, जब क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पर आपका ये तीसरा चैप्टर पड़ेगा, आप डिटेल में सीखेंगे। अभी केवल इतना सीखिए कि पहले अवयव का गुणा आपका चौथे अवयव से, ठीक है। तो A11 और
A1 का गुणा B2 में कर दूंगा तो यहाँ A1 B2 और इन दोनों का भी गुणा होता है, लेकिन पहले आप माइनस साइन लगाएंगे और दूसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव से कर देंगे, यानी हो जाएगा कितना B1A2। बात समझ पाए? फिर से समझिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कहीं सारणी पर आपके पास लिखा हो 4-6, 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। तो अगर आप इसको जब हल करेंगे तो मैंने कहा कि सबसे पहले पहले का गुणा चौथे में कर दूंगा, 4 पंचे 20 और माइनस लगाऊंगा, फिर दूसरे का गुणा तीसरे में कर दूंगा, -6 × 2 आप कहेंगे -12, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 20 + 12 यानी कि कितना 32, ठीक है। बस यही छोटा सा टेक्निक है आपको इसको लगाने का, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं, अपने सवाल पे वापस आते हैं और सवाल समझते हैं क्या कह रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यक्स बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3-35, 4-28 और इसी तरीके से वाई का डिटर्मिनेंट्स है और 1 का डिटर्मिनेंट्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यक्स बटे, चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहला काम 1 का गुणा कर दूंगा, किसमें बताइए? 3 का गुणा कर दूंगा -28 में, ठीक है। तो 3 का गुणा -28 में करेंगे तो 3 × 8 = 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, माइनस का 84, और यहाँ आप कहते हैं माइनस होता है, और 35 दूना 70, इसलिए 35 चौके 140 और निगेटिव साइन के साथ होगा। तो ये आपका हो गया -140। कितना हो गया भाई? -140 बराबर y बटे 35 का गुना 2 में लगाएंगे, 35 दूना आप कहेंगे -70 और माइनस 28 × 5, 5 × 8 = 40, 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 -140 बराबर 1 बटे 5 और 4 का गुणा लगाएंगे, 5 चौके 20 और माइनस 3 × 2 6, ठीक है। एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा यक्स बटे माइनस का 84 प्लस 140 बराबर y बटे माइनस का 70 प्लस 140 बराबर 1 बटे 20 में से 6 घटा 14, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना? यहाँ पर आप लिख सकते हैं यक्स बटे 140 में से 84 घटाइए तो आप जानते हैं 84 6 90 और 9 5 14, यानी कितना? 56, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 56 बराबर y बटे 140 में से 70 घटेगा, आप कहेंगे 70 बचेगा, और बराबर 1 बटे 14। ये सब आपस में इक्वल हैं। अभी आप क्या करेंगे? पहले तथा तीसरे से, ठीक है। तो आप लिखिए फर्स्ट तथा थर्ड से, ठीक है। जब पहला और तीसरा टर्म आपस में बराबर है तब तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे यक्स बटे 56 बराबर 1 बटे 14। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 14 गुना 56, इधर 56 भाग कर रहा था, इधर आएगा क्या करेगा? गुणा करेगा, और 14 चौके 56, यानी यक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? आप कहेंगे 4 के। इसी प्रकार सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से अगर आप बात करेंगे तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर भी आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं y बटे 70 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1 बटे 14 के, यानी y बराबर हो जाएगा 1 बटे 14 गुना 70 और 14 पंचे 70। ये आपको बता रहा है कि y जो होगा आपका कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और यही आपका वज्र गुणनखंड विधि से क्या है? समीकरण को हल करने का बेसिक रूल है। आपको इतनी बातें आनी चाहिए, और अगर इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 1-2 प्रश्न आपके लिए और लेते हैं और प्रयास करेंगे कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो मेथड है वो जनरली अभी 2024-25 के लिए आपका एग्जाम के नई बुक में नहीं है, ठीक है। मतलब सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए और इस हिसाब से आपको ये क्लास दी जा रही है।
कि मे भी अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बने तो आप उस प्रश्न को कर पाए। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है उदाहरण नंबर 14, कह रहा है कि बैंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत आपकी कितनी है? 46 है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत ₹74 है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही बात हम मान लेते हैं, माना। और इस वाले सवाल को भी हम क्या करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से ही लगाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए आपको प्रतिस्थापन विधि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और विलोपन विधि ऑलरेडी पढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ पर ये बात नहीं कहा है कि आप किस विधि से हल करिए, तो आप अपने एग्जाम में क्या होंगे, फ्री होंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं तीनों मेथड एक ही है। ठीक है, आपके आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि के प्रयोग से इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो माना मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश्वरम का मल्लेश्वरम का किराया रुपए एक्स तथा यशवंतपुर यशवंतपुर का किराया रुपए वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें, तो आप जानते हैं पहला कंडीशन आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन आप कह रहा है कि 2 टिकट आप मल्लेश्वरम का खरीदिए, तो मल्लेश्वरम का एक टिकट का कीमत ₹1 है, तो 2 टिकट का कीमत कितना होगा? आप कहेंगे 2x। और ध्यान दीजिए, तथा 3 टिकट यशवंतपुर के ले रहे हैं आप, तो एक टिकट की कीमत ₹y, तो 3 टिकट की कीमत 3y। और इस हिसाब से जो ओवरऑल आपका पेमेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? ₹46 का। पहला इक्वेशन आप जनरेट कर पाए, समझ पाए। सेकंड की बात अगर करूं, सेकंड कंडीशन आपका क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन कह रहा है कि यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का लें, तो मल्लेश्वरम के एक टिकट का चार्ज है ₹x, तो 3 टिकट का चार्ज होगा 3x। ठीक है, और इसी तरीके से 5 टिकट यशवंतपुर का, तो यशवंतपुर का एक टिकट का कीमत ₹y, तो 5 टिकट की कीमत कितना? 5y। कह रहा है कि इस हिसाब से जो आपको पेमेंट करना पड़ता है वो कितने का? ₹74 का पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि ये आपके ना इक्वेशंस बन गए हैं। ठीक है, जनरली हम इसी फॉर्मेट में इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन हमने आपको कहा कि जब भी वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, आप इक्वेशंस को क्या करेंगे? आप इक्वेशंस को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के टर्म का बनाएंगे। तो इसी इक्वेशन को बताइए, क्या हम 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0 के टर्म का कह सकता हूं क्या? एक ही बात है ना। और इस वाले इक्वेशन को, दूसरे इक्वेशन को हम कह सकते हैं कितना? 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, इसी दोनों इक्वेशन को ना हम कर लेते हैं कॉपी और लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और बिल्कुल फ्रेश तरीके से इसको सीखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको हम क्या? पेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अपने पास 2 इक्वेशंस बन के रेडी हैं। ठीक है, 2 इक्वेशंस क्या है? बन के रेडी हैं। थोड़ा सा इनके बीच और गैप दे देता हूँ क्योंकि अभी जरूरत लगेगी आपको समझाने की। ठीक है, तो ये इतना पर्याप्त है। अभी समझिए, हम लगाएंगे क्या? वज्र गुणनखंड विधि। क्या लगाएंगे? वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड
विधि। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको वज्र गुणनखंड विधि लगानी है, आप पहला काम यक्स लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स का साइन लगा दीजिए। ये हमने डिटर्मिनेंट्स का साइन लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मुझे यक्ष का अवयव लिखना है, तो यक्ष वाले रो को क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, बाकी स्टार्ट करूंगा। 3 - 46, 3 - 46 और यहाँ पर बचेगा 5 - 74, 5 - 74। इसी तरीके से y जब लिखूंगा तो y वाले कोफिशिएंट्स ड्रॉप करूंगा, तो आपके पास बचेगा -46, 2 और -74, 3। अब आप एक का डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू को आप छोड़ देंगे, तो आपके पास बचेगा 2 3 3 5, 2 3 3 5, ठीक है। अभी इसको हल कर लीजिए। डिटर्मिनेंट्स को हल करना हल्का सा आप सीखे हैं, तो यक्ष बटे आपका हो जाएगा इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 74 गुना 3, 3 चौके 12, 3 सते 21, 1 22 निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होगा और माइनस फार्मूले का होगा। 5 गुना -46 जब आप करेंगे तो 5 छंग 30, 0 हासिल 3 और 5 चौके 20, 3 23, ठीक है। और ये आपका निगेटिव साइन के साथ होगा, बराबर y बटे 46 गुना 3 करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 चौके 12, 12 एक कितना 13 -138 और माइनस फार्मूले का यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा लगाइए, 2 चौके 8 और 2 सते 14 और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और बराबर 1 बटे 5 दूनी आप कहेंगे 10 और 3 तियां 9, ठीक है। चलिए एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा यक्स बटे -222 और माइनस माइनस प्लस 230, 200 कितना 30, बराबर y बटे -138 प्लस 148 बराबर 1 बटे 1। एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर आपके पास बचा कितना, यक्ष बटे 230 में से 222 घटेगा, आप कहेंगे 8 और बराबर 1 बटे y बटे कितना, ये y है भाई, ठीक है। y बटे 148 में 138 घटेगा कितना, तो आप कहेंगे 10 और बराबर 1 बटे 1, जैसे था वैसे लिख दीजिए। अभी फिर से आप क्या करेंगे, पहले तथा तीसरे की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से, थर्ड से, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, पहला है यक्ष बटे 8 और तीसरा क्या है 1 बटे 1, यानी यक्ष बराबर 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे की तुलना कर लीजिए, यानी सेकंड और थर्ड से। जब आप देखेंगे तो सेकंड क्या है आपका y/10 इज इक्वल्स टू 1, तो y बराबर हो जाएगा 10 एकन्नम 10, ठीक है। अतः आप कह सकते हैं, अतः ध्यान दीजिए, यक्ष जो था वो आपका क्या था, मल्लेश्वरम का किराया था, और वाई जो था आपका यशवंतपुर का किराया था। अतः हम कह सकते हैं मल्लेश्वरम मल्लेश्वरम का किराया का किराया x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना 8 रुपए, तथा यशवंतपुर यशवंतपुर का का किराया y इज इक्वल्स टू 10 रुपए होगा, ठीक है। चलिए दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। अगर 10 रुपए किराया है कहाँ का, 8 रुपए किराया है आपका मल्लेश्वरम का, तो 2 टिकट लेने के लिए आपको 8 दूनी 16 रुपए लगने हैं, बोलिए हाँ कि नहीं। और 10 रुपए किराया है कहाँ का, यशवंतपुर का,
तो 3 टिकट लेने के हिसाब से आपको 30 रुपए लगेंगे और 30 और 16 ओवरऑल 46 रुपए पड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 टिकट अगर आप मल्लेश्वरम का लेते हैं तो आपको 24 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और 5 टिकट आप ले रहे हैं कहाँ के, यशवंतपुर के, तो 10 के हिसाब से 50 रुपए आपको यहाँ देना पड़ेगा, और 50 और 24 जोड़ेंगे 74। तो ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों वैल्यूज जो एक्स और वाई की आई हैं, ये आपकी फुलफिल कर रही हैं आपके इक्वेशन को। इसीलिए एक्स बराबर 8 और y बराबर 10 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपको इक्वेशन दिया गया है 4x प्लस पी वाई इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आप जनरली करेंगे क्या, आप करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से करने पर। तो चलिए कंपेयर कर लीजिए, तो आपको a1 बराबर मिल जाएगा 4, बोलिए हाँ कि नहीं। b1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, p, और c1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 8। c1 बराबर कितना, 8। इसी तरीके से अगर a2 बराबर देखेंगे तो a2 यक्स का गुणांक 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा, y का गुणांक 2, और c2 की बात करेंगे तो c2 बराबर कांस्टेंट वैल्यू 2। ठीक है, और कह क्या रहा है, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्यों अद्वितीय हल के लिए, किसके लिए, अद्वितीय हल। मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी हल के लिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर काटेंगी तो उस इक्वेशंस का क्या होगा, आप एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और उस कंडीशन के लिए आपका a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू होना चाहिए b1 बाई b2 के, बोलिए हाँ कि नहीं। तो a1 की बात अगर मैं करूं तो a1 आपका कितना है, 4, और a2 की बात करूं तो a2 आपका है 2। डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 कितना, b1 आपका है p, और b2 की बात करूं तो b2 कितना है, 2। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और p बराबर क्या हो, p डज नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4। p डज नॉट इज इक्वल्स टू 4। कहा है कि p के किन मानों के लिए, यानी केवल आप p की वैल्यू 4 ना रखें, ठीक है, और चाहे जो मान रखेंगे हर मान के लिए क्या होगा, आपका समीकरण 1 समीकरण 2 का एक यूनिक हल देगा। ठीक है, यानी p बराबर 4 के अतिरिक्त आप लिख सकते हैं p बराबर 4 के अतिरिक्त 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 p के प्रत्येक मान के लिए, p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये प्रश्न आपका एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, इस टाइप का प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपने लिस्ट में लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर
हमसे पूछा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, तो आप जानते हैं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या होती है, संपाती होती है। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या होती है, संपाती होती है, अर्थात A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, और ये भी बराबर हो आपका C1 बाई C2 के, तो उस कंडीशन में रेखा के क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यक्स के गुणांक को A1 कह देंगे, तो A1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, आप कहेंगे कि B1 की बात क्या हो जाएगी, y का गुणांक आपका B1 कहलाएगा, तो B1 बराबर कितना, 3। और C1 की बात करेंगे तो C1 आपका है -k-3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे समीकरण को जब आप कंपेयर करेंगे, A2 यक्स का गुणांक कितना, 12। अगर B2 की बात करें तो B2 क्या है आपका, y का गुणांक कितना, k। और C2 की बात करें तो C2 कितना है, -k। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनेक हल के लिए जब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आप बात करेंगे तो हो जाएगा कितना, A1 अपान A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के। इस कंडीशन में A1 कितना है, आप कहेंगे K बटे 12, B1 बाई B2 3 बटे के और C1 बाई C2 -k-3 और पूरे का बटे कितना हो जाएगा, -k। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली आपके पास बचेगा k/12 बराबर 3/k बराबर k-3/k। ठीक है, तो सुनिएगा, यहाँ पर अभी आप पहले और दूसरे के तुलना से निकालिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे और फर्स्ट और सेकंड से। तो पहले और दूसरे को जब आप कंपेयर करेंगे तो पहला क्या है आपका, आप कहेंगे पहला पद है k/12 और दूसरा पद क्या है, 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k का k में गुणा, आप कहेंगे k² बटे 12×3 36, यानी k बराबर हो जाएगा ±√36। और आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल जो होगा, यानी k की वैल्यू आपकी आ गई ±6। ठीक है, यानी के प्रत्येक वैल्यू, चाहे आप k की वैल्यू +6 रखें चाहे k की वैल्यू -6 रखें, उसके लिए आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यही बात आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे k बराबर 6 तथा k =-6 के लिए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होगा या अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अनेक हल क्या होंगे, प्राप्त होंगे। आपसे पूछा था k का मान बताइए। ठीक है, तो k का मान चाहे आप +6 रखेंगे तब भी इक्वेशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, और k की वैल्यू आप -6 रखेंगे तब भी आपका इक्वेशन इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अभी जो हम बात करेंगे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रश्नावली हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है। ठीक है, और वही हमने कह दिया कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में ना बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है, और इसलिए आपको इन प्रश्नों को बिल्कुल अवेयर होके देखना है। ठीक है, और चलते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है
तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये आपकी ना इम्पोर्टेंट लाइन है, ये जो आपसे पूछा गया है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। ठीक है, यही हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माना छात्रावास का, माना छात्रावास का नियत व्यय रुपए एक्स तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रुपए वाई है। ठीक है, रुपए वाई है। तो कह रहा है कि देखिए, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो पहला कंडीशन आपका है, पहला शर्त क्या है आपका, पहला शर्त आपका है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 20 दिन रहने के लिए सबसे पहले इस विद्यार्थी को ना जो छात्रावास का फिक्स रेट है उसको आपको देना पड़ेगा, नियत व्यय आपको देना पड़ेगा, प्लस एक दिन भोजन करने की कीमत वाई रुपए है। तो 20 दिन भोजन करने के हिसाब से इसने 20 वाई रुपए पेमेंट किए होंगे और इस हिसाब से इसने ओवरऑल महीने का 1000 रुपए पेमेंट किया है। बोलिए हाँ कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जबकि एक अन्य विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। तो 26 दिन भोजन करता है, तो बी के लिए अगर हम कंडीशन लिखें, यानी सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो बी वाला विद्यार्थी होगा वो भी आपके छात्रावास का जो नियत व्यय होगा वो पेमेंट करेगा ही। साथ में इसने चूंकि 26 दिन भोजन किया है, तो एक दिन के भोजन की कीमत वाई रुपए है, तो 26 दिन के भोजन की कीमत कितनी हो जाएगी, 26 वाई। और ये आपका पेमेंट करता है छात्रावास को 1180 यानी 1180 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपसे कहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपसे कहीं नहीं कहा है कि आप किस मेथड से लगाइए। तो जब कोई मेथड नहीं कहेगा तो सबसे आसान मेथड आपका विलोपन विधि है, जो कि बिल्कुल आप यूज टू होंगे लगाने में। तो इस सवाल को हम विलोपन विधि से लगाएंगे। और विलोपन विधि में हम जानते हैं कि विलोपन विधि में सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल्स का गुणांक बराबर करते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए आपका गुणांक क्या है, बराबर है। गुणांक क्या है, आपस में यक्ष के बराबर हैं और सेम साइन के साथ हैं, तो इक्वेशंस आपस में घटेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दो में से एक घटाएंगे कि एक में से दो घटाएंगे। मैं समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाऊंगा। ठीक है, लिखूंगा क्या, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, चलिए घटाइए। तो जब आप घटाएंगे, समीकरण दो आपका है यक्स प्लस 26y बराबर 1180, और समीकरण दो है ये। एक क्या है, आप कहेंगे यक्स प्लस 20y बराबर 1000। और आप जानते हैं घटाते समय चिन्ह क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो सारे पॉजिटिव थे, सारे निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा। 26y में से 20y आपका घटेगा तो आप कहेंगे 6y, और यहाँ पर आप कहेंगे 180। बोलिए हाँ कि नहीं। 1180 में 1000 घटेगा 180, यानी y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 180/6।
और 6 तियां 18, यानी y की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो कितना आ गया, 30। y कितना निकल के आ गया, 30। अब यही y इज इक्वल्स टू 30 आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, आपको यक्स पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, ध्यान से देखिए, y यक्स प्लस 20y, और y की जगह कितना रखूंगा, 30 रखूंगा, बराबर कितना, 1000। तो यक्स प्लस 3 दूनी 600, बराबर कितना, आप कहेंगे 1000। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 1000 माइनस 600, यानी यक्स की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो कितना हो गया, 400। ठीक है। और यहाँ यक्स है क्या, यक्स आप कहेंगे छात्रावास का नियत किराया है। अतः हम लिखेंगे, अतः छात्रावास का, छात्रावास का नियत किराया, नियत किराया रुपए x इज इक्वल्स टू 400, तथा प्रतिदिन, प्रतिदिन भोजन का किराया, भोजन का किराया, भोजन का किराया रुपए y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 30। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें, पहले विद्यार्थी के लिए आप चेक कर लीजिए। एक विद्यार्थी जो 400 रुपए आपका छात्रावास में रहने के लिए, साथ ही उसने 20 दिन भोजन किया है, एक दिन भोजन का 30 रुपए, तो 20 दिन के भोजन का कीमत कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 600, और इसलिए इसने ओवरऑल 1000 रुपए पेमेंट किया था। ठीक है, बात समझ पाए क्या। चलते हैं आगे, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। आप भिन्न ज्ञात करिए, ये प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि माना जो भिन्न है, माना भिन्न यक्ष बटे वाई है। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम कंडीशन आपकी कह रही है कितना, कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो वो हो जाती है कितना, 1/3, यानी यक्स माइनस 1/y। अंश में से 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान हो जाता है 1/3। और कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो हर कितना है भिन्न का, आप कहेंगे y। 8 जोड़ा जाता है तो जो फ्रैक्शन आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 1/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको भी। अच्छा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 यक्स, और 3 का गुणा -1 में -3, और वाई ये करना वाई। यानी इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कितना, 3 यक्स प्लस वाई का साइड चेंज करेंगे -y, और -3 का साइड चेंज करेंगे +3। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी हिसाब से 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप कहेंगे हो जाएगा कितना, 4 यक्स, और y प्लस 8 का गुणा 1 में लगाएंगे तो y प्लस 8, यानी आप यहां से लिख सकते हैं कितना, 4 यक्स प्लस वाई माइनस वाई बराबर कितना, 8। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी अगर हम विलोपन विधि लगाएं तो आपको अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या, आप देख रहे हैं कि जो y का कोफिशिएंट है वो दोनों सेम है, और कैसे साइन के साथ है, तो आप कहेंगे सेम साइन के साथ है। और जब भी सेम साइन के साथ होता है आपका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर, घटाने पर। चलिए घटाइए। समीकरण एक आपका क्या है? हालांकि मैं यहाँ से समीकरण एक लिख लीजिए। समीकरण एक आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण दो आपका है 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। और आप जानते हैं घटाते समय चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। जो पॉजिटिव है निगेटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। तो माइनस वाई प्लस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। 3x में 4x घटेगा, आप कहेंगे माइनस एक्स, और 8 में से 3 घटेगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और x बराबर कितना हो जाएगा? 5। x बराबर कितना? 5। समीकरण एक में x बराबर 5 रख दीजिए। समीकरण एक में x बराबर 5 रखने पर, रखने पर, और समीकरण एक आपका है कितना? समीकरण एक आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x, x की जगह 5 रखेंगे, माइनस वाई बराबर कितना? 3। तो 3 पचे 15, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 3। यहाँ से आप कह सकते हैं कि माइनस वाई बराबर 3 प्लस 15 का साइड चेंज -15, यानी माइनस वाई बराबर आपका बनेगा कितना? -12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो वाई की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न आपकी जो होगी वो आपने माना था यक्स बाई वाई, और यक्स का मान आपने निकाला कितना? 5, और y का मान निकाला कितना? 12। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो पहला कंडीशन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उसके अंश में एक घटाया जाए, तो अंश में एक घटाएंगे तो 5 में से एक घटाएंगे 4, और 4 तिया 12, इस हिसाब से 1/3 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर में 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20, 5 चौके 20, तो फ्रैक्शन आपकी 1/4 हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अगला प्रश्न अपने से क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए यश ने? 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे आपको ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यश ने ना कुछ प्रश्न को गलत किया है और कुछ प्रश्नों को क्या किया है? सही किया है, और यही उसका क्या करता है? रिजल्ट बनाता है। और यही बात हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना यश द्वारा, यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, सही किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर यक्स, तथा गलत किए गए, गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या y है, y है। ठीक है। तो अतः टेस्ट में कुल प्रश्न, कुल प्रश्न या कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए, टेस्ट में कितने प्रश्न हैं यही आपको बताने हैं। ठीक है। तो टेस्ट में कुल प्रश्न आपके हो गए कितने? यक्स प्लस वाई, यही आपको बताना है। ठीक है।
अब ध्यान दीजिए पहला कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन आपको दिया है, फर्स्ट कंडीशन आपको दिया है कि यश ने एक टेस्ट में कितने अंक अर्जित किए, 40 अंक अर्जित किए। कब? जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, और सही उत्तर कितना किया है, यक्स। तो यक्स एक सही उत्तर करने का 3 अंक मिलता है, तो यक्स सही उत्तर अंक करने, यक्स सही प्रश्न करने का 3 यक्स अंक मिलेगा। और ध्यान दीजिए अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है, मतलब निगेटिव साइन होगा। 1 अंक कम होता है एक प्रश्न गलत करने पर, तो वाई प्रश्न यश ने क्या किए हैं, गलत किए, इसलिए वाई एक अन्नम वाई अंक। आप इसके गलत काटे जाएंगे और इस हिसाब से एग्जाम में इसको मिलता है कितना, 40 अंक। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो यक्ष प्रश्न चूंकि यश ने सही किए थे इसलिए पाता कितना, 4 यक्ष अंक। और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर के 2 अंक कटते, तो एक सही एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक, तो वाई गलत उत्तर के लिए 2 वाई करते, और इस हिसाब से यश को मिलता कितना, 50 नंबर मिलता। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर मैं आपसे कहूं क्या यहाँ वेरिएबल्स यक्स का कोफिशिएंट सेम है, आप कहेंगे नहीं, एक जगह 3 है एक जगह 4 है। और मैं कहूं वाई का, तो आप कहेंगे एक जगह तो 1 है एक जगह 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में वाई का गुणांक 2 आप बराबर कर सकते हैं। कब? जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आप 2 से गुणा लगा देंगे। तो यही बात हम लिखेंगे, समीकरण 1 के, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि सेम साइन है वाई का कोफिशिएंट। समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाइए, तो 2 से गुणा लगाइए, 2 तिया कितना, 6x, 2y और 2 चौके 8। यहाँ पर 4x माइनस 2y बराबर 50 को क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाते समय चिन्ह जो होगा वो चेंज होगा। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल होगा। 6x में 4x घटेगा 2x, और 80 में से 50 घटेगा 30। यानी हम कह सकते हैं कि यक्स जो होगा वो 30/2 के बराबर होगा, और 2 15 में 30, यानी यक्स बराबर कितना मिल गया, 15। यक्स बराबर क्या मिल गया, 15। आप कहेंगे समीकरण 1 में यक्स बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपका है कितना, समीकरण 1 है आपका 3 यक्स, यक्स की जगह रखेंगे 15, माइनस वाई बराबर कितना, 40। और यहां पर हो जाएगा आपका 15 तिया 45, माइनस वाई बराबर 40। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40, प्लस 45 का साइड चेंज माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर -5, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि निगेटिव से आपका निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार आपसे पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः टेस्ट में, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या यक्स प्लस वाई बराबर, तो यक्स कितना आया है, यक्स आपका आया है 15, और वाई कितना आया है 5, तो 15 प्लस 5, तो 15 5 20 प्रश्न आपके टेस्ट में ओवरऑल पूछे गए थे। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा आज का प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं।
यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अगर छपेंगे तो कम से कम 6 नंबर, कम से कम 4 नंबर और मैक्सिमम आपके 6 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको आपको मन लगा के पढ़ना होगा। तो समझते हैं क्या कह रहा है प्रश्न को। जो कहा है पहले उसको हम क्या करते हैं, फिगर में ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि एक राजमार्ग है, मान लेता हूं कि जो राजमार्ग है वो आपका क्या है, ए बी है। ठीक है, राजमार्ग पर 2 पॉइंट्स हैं आपके, ए और बी, और इस पॉइंट पर कह रहा है कि ए पर एक कार है और बी पर एक दूसरी कार है। ठीक है, और इस राजमार्ग का के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, 100 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मान लेता हूँ बिंदु ए से चलने वाली वाली कार की जो स्पीड है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, और बिंदु बी से चलने वाली कार की जो स्पीड है वो आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कह रहा कि यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलने का मतलब अगर कार ए आपकी जा रही है इस ओर तो कार बी भी जाएगी सेम डायरेक्शन पर। ठीक है, तो एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि अगर एक कार आपकी इस दिशा में जाएगी तो बी से चलने वाली कार आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में चलती है तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल मान लेते हैं, माना दोनों व्हाइट कलर ले लेते हैं, माना बिंदु ए से बिंदु ए से चलने वाली कार की चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तथा बी से चलने वाली कार की चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए से कार चल रही है वो x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और बी से चलने वाली कार y किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। अच्छा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी, 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी तो 5 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है x और समय कितना ले रहा है 5, तो आप कहेंगे 5x किलोमीटर, तथा 5 ही घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी जो होगा आपका चाल चाल है y और समय लग रहा है 5, यानी कितना 5y। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से समझिए कि अगर मैं कहूं कि ये आपका क्या था, राजमार्ग था जिस पर 2 पॉइंट्स था आपका ए और आपका बी। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि अगर मैं मान लेता हूं 5 घंटे में कार बी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना है, आप कहेंगे बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 5y, और कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 5x, क्योंकि 5 घंटे पश्चात ये दोनों कारें एक दूसरे से मिलती हैं। कहने का मतलब 5 घंटे पश्चात ये दोनों कारें इसी फिक्स पॉइंट पर होंगी। तो अगर हम कहें कि इन दोनों कारों का डिफरेंस कितना होगा चली गई दूरियों का, तो आप कहेंगे 5x माइनस 5y की जो वैल्यू होगी वो यही तो डिफरेंस होगा जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी थी, यानी 100 किलोमीटर। ठीक है,
तो इसी बात को हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात ये दोनों कारें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। कहने का मतलब कि जो 5x माइनस 5y का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 100 किलोमीटर के बराबर होगा। आप दोनों पक्षों में 5 से भाग कर देंगे तो होगा x माइनस वाई बराबर 5 विषम में 100। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि एक कह रहा कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कार ए द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है कार ए की यक्स और समय लग रहा है 1, यानी यक्स किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और कार बी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल गुना समय यानी वाई किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। और ये अभी कंडीशन क्या है? अभी कंडीशन है कि जो बिंदु ए से और बिंदु बी से कारें चल रही है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मान लेता हूं कि 1 घंटे पश्चात आपस में मिलती है, मान लेता हूं कि यहाँ पर कहीं पर आके मिलती है। तो ये चली गई दूरी कितना है? आप कहेंगे बिंदु ए है और ए से कार जो चलती है वो कितनी दूरी ट्रेवल करती है? यक्स दूरी। और बिंदु बी से चलने वाली कार आपकी ट्रेवल करती है वाई दूरी। और ये यक्स प्लस वाई का योग आपको पता तो है कि दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं क्या कि यक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? 100, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपका है यक्स माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 आपका है यक्स प्लस वाई बराबर 100। और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 1 और 2 में y का गुणांक 1 और दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ देते हैं इनको। तो जब जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा कितना? यक्स माइनस वाई बराबर 20, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। और यक्स प्लस वाई बराबर 100, ये आपका इक्वेशन सेकंड था। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यक्स यक्स कितना? 2 यक्स बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे कितना? 120। यानी यक्स बराबर आप कह सकते हैं 120 बटा 2 यानी 60 दूनी 120। इसका मतलब यक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना हो जाएगा? 60। समीकरण 1 में यक्स बराबर 60 रखने पर यानी समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 आपका है यक्स माइनस वाई बराबर 20। बोलिए हाँ कि नहीं? तो 60 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। तो माइनस वाई बराबर 20 प्लस 60 का साइड चेंज माइनस 60, यानी माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो वाई बराबर क्या हो गया? 40, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अतः हम कह सकते हैं अतः दोनों कारों की चाल दोनों कारों की दोनों कारों की चाल क्रमशः क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको एक बार दो बार ना इसको प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। आपको जो भी विधि ज्यादा सुटेबल लगे आप उसको लगाइए, ठीक है। चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? आपका 5वां प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पूछ रहा है कि आयत की बीमाएं क्या होंगी? तो यहाँ पर हम कह देंगे कि
माना आयत की बीमाएं, आयत की बीमाएं, बीमाएं आपकी लंबाई होती हैं, आयत की लंबाई, लंबाई यक्स तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई बराबर वाई है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, वाई है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी यक्स इंटू वाई। ठीक है, चौड़ाई क्षेत्रफल कितना हो गया, यक्स वाई। अभी ध्यान दीजिए, पहला शर्त आपका कह रहा है प्रथम शर्त से। तो पहला शर्त क्या कह रहा है, पहला शर्त आपसे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी पहले था यक्स, 5 आपने कम कर दिया। ठीक है, और सुनिए, कह रहा है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई है कितना, वाई, और वाई को आप 3 इकाई बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल आता है ना वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो यही तो क्षेत्रफल होगा, यानी इसमें भी आप 9 अगर जोड़ देते तो ये पूर्व क्षेत्रफल के बराबर हो जाता। फिर से बात समझिए, क्या इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं। जब आप लंबाई में 5 की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दे रहे हैं, तो आपका जो क्षेत्रफल होता है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अगर 9 वर्ग इकाई मैं और जोड़ देता तो क्या ये क्षेत्रफल आपके पूर्व वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाता क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, यक्स का गुणा वाई में करेंगे, कितना हो गया, यक्स वाई। यक्स का गुणा +3 में करेंगे, +3 यक्स, -5 का गुणा वाई में, -5 वाई, और -5 -15 +9 बराबर कितना, यक्स वाई। प्लस यक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पर आपके पास बचा 3 यक्स -5 वाई, और 15 में से 9 घटेगा -6, और -6 का साइड चेंज करूंगा +6, ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही द्वितीय शर्त आपसे कह रहा है, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अगर दूसरा शर्त हम देखेंगे तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5, दूसरा शर्त आपसे कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते। लंबाई को कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ाते, और चौड़ाई को क्या करते, 2 इकाई बढ़ाते, यानी y+2। ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो पूर्व वाला क्षेत्रफल है वो आपका, ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ओ बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। और बढ़ जाने का मतलब है कि या तो 67 वर्ग इकाई इसमें भी ऐड कर देता, तो आपका दोनों क्षेत्रफल क्या होता, आपस में बराबर हो जाता। बस इसी बात को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे, जैसे अभी गुणा किए थे, यक्स का गुणा वाई में करेंगे, यक्स वाई +2x +3y, और 3 दूनी 6 बराबर यक्स वाई +67। तो यक्स वाई से आपका यक्स वाई कैंसिल आउट हुआ। फाइनली आपके पास बचेगा 2x +3y इज इक्वल्स टू 67 +6 -6, यानी कि 61। यानी फाइनल आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो 2x +3y इज इक्वल्स टू 61, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है। तो इसका मतलब समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में, यानी आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर आपका निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, अपोजिट साइन, हमेशा इक्वेशन क्या होगा, जुड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए, समीकरण 1 में आप किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो 9 यक्स -15y बराबर 3 छम 18, बराबर कितना, 18। और समीकरण 2 में आप किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से, तो 5 से गुणा लगाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया
15 यहाँ पर प्लस है और बराबर 61 गुना 5 करना है, तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 305। और आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो -15y प्लस 15y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा कितना, तो 10 9 19x, कितना 19x बराबर हो जाएगा 8 5 13, 3 हासिल 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है 323। तो देखिए यहाँ पर आपका बचा क्या, 19x बराबर 323। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्ष बराबर हो जाएगा आपका 323 बटे 19 और 19 एकन्नम 19 और 19 13 32 और एक 3 13 3, तो 1 3 3 33 बनेगा और 19 सत्ते आप कहेंगे 133, तो यक्ष की वैल्यू आपकी निकल के आई कितना, 17। तो यक्ष बराबर 17 समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या समीकरण 2 में चलेगा। समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 अगर आप देखेंगे तो समीकरण 1 आपका है 3x माइनस 5y बराबर 6। लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर कितना, 6। तो 3 गुणा 17 माइनस 5y बराबर 6, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा 6 और 17 3 51 प्लस का माइनस, तो माइनस 5y बराबर 51 में से 6 घटेगा तो आप कहेंगे कितना, 45, माइनस 45 माइनस 6 माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर आपका हो जाएगा 45 बटे 5 और आप जानते हैं 5 9 45, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः आयत की बीमाएं, आयत की बीमाएं यानी लंबाई यक्स बराबर आपका हो जाएगा कितना, 17 इकाई, 17 इकाई तथा चौड़ाई, चौड़ाई y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी और आप मन लगा के इन प्रश्नों को ना रिवाइज करिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुधा रिपीट हुए हैं और चांसेस हैं कि फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लगे, तो आप इसमें जब आप समय देंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी होगा। ठीक है, जितनी सवालों को आप लगाएंगे, जितनी बार लगाएंगे, वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं और कल लास्ट क्लास में आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण से लूंगा। इसके बाद आपका जो क्लास स्टार्ट होना है वो द्विघात समीकरण, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।